मैं दीपक त्रिपाठी फिर से आपका डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के इस डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार आपका रॉलेट एक्ट जब एंट्री हो जाता है 1919 में, तब उसके विरोध में अनेक प्रदर्शन होने लगते हैं। तो 1919 के रॉलेट एक्ट के विरोध में अनेक प्रदर्शन, इन्हीं प्रदर्शन के खिलाफ आगे चलकर के श्रृंखला में एक आंदोलन की शुरुआत होती है। उसका नाम है आपका असहयोग आंदोलन, जो किसके द्वारा शुरू की गई है? जो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई है। अब इस असहयोग आंदोलन से पढ़ने से पहले हम एक ऐसे आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे जिसने पहली बार मुस्लिम लीग के गठन के बाद हिंदू और मुसलमानों को संगठित होकर के एक भारत में एक देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत। तो इन दोनों के बीच की कड़ी में जो आंदोलन है वही आंदोलन हमको पढ़ना है, खिलाफत आंदोलन। दोस्तों, हमने असहयोग आंदोलन इसलिए पढ़ा क्योंकि आगे चल करके खिलाफत आंदोलन जो होता है वो क्या होता है? असहयोग आंदोलन के साथ मिल जाता है, दोनों संयुक्त रूप से चलने लगते हैं। तो असहयोग आंदोलन के बारे में डिटेल में हम लोग अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज जो हमको पढ़ना है इस खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ना है। तो कुछ बेसिक जानकारी हम लोग रखते हैं, ठीक है, कि खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो माना जाता है 1919 से लेकर के 22 ईस्वी तक भारत में। अब क्या था खिलाफत आंदोलन, इसको समझने के पहले हम थोड़ा पीछे जाएंगे। दोस्तों, हम देखते हैं कि 1914 ईस्वी में क्या शुरू हो जाता है? प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हो जाएगा। अब जो विश्व युद्ध था इसमें पूरी दुनिया दो भागों में बंट गई, ठीक है। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, ठीक है, इसमें कौन था? प्रमुख देश कौन थे? इसमें थे इंग्लैंड था, अमेरिका था। दूसरी तरफ इसके विपक्ष थे, जिसमें प्रमुख कौन थे? जर्मनी था, और कौन थे? ऑस्ट्रिया हंगरी थे, और कौन था? और था अधिकांश जगह तुर्की लिखता है, लेकिन हम इसको यहाँ पर तुर्की नहीं समझेंगे, हम इसको कहेंगे ऑटोमन साम्राज्य। इसी को समझेंगे। ऑटोमन साम्राज्य का जो शासन क्षेत्र था एक बड़े मुस्लिम भूभाग में था, जिसका सेंटर क्या था? जिसका सेंटर आपका तुर्की था। तो ये ऑटोमन साम्राज्य इस युद्ध में सम्मिलित था। अब जब 1914 में ये युद्ध की शुरुआत होती है और कुछ समय बाद ये लगने लगता है कि अब ये इंग्लैंड या अमेरिका वाला पक्ष जीत रहा है और दूसरा वाला पक्ष क्या हो रहा है? हारना शुरू हो गया। तब दुनिया भर, जब ऑटोमन साम्राज्य को ये लगने लगा कि अब हमारे क्या होने वाला है, अब हमारा कुछ समय बाद हम लोग युद्ध हार जाएंगे और उसके बाद जो इंग्लैंड है वो क्या करेगा? हमारे शासन के खिलाफ कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। अब इस ऑटोमन साम्राज्य के बारे में जान जाते हैं। जो ऑटोमन साम्राज्य था ये अपने आपको दुनिया के मुस्लिमों का नेतृत्व करता समझता था, ठीक है। और इसका जो सम्राट होता था वो अपने आप को खलीफा ये लोग कहा करते थे। खलीफा मतलब धार्मिक सुल्तान पहले, या धार्मिक राजा, दुनिया भर के मुसलमानों का धार्मिक राजा। उस समय ऑटोमन साम्राज्य में जो खलीफा थे ये सुन्नी, शिया सुन्नी तो होते हैं, जो सुन्नी को मानने वाले लोग थे। तो अब इन खलीफा को ये लगने लगता है कि कुछ समय बाद ये इंग्लैंड और बाकी जो देश हैं वो क्या करेंगे? हमारे साम्राज्य का विघटन कर देंगे, हमारे साम्राज्य को तोड़ देंगे, हमारे इस खलीफा पद को जो मैं पूरे दुनिया के मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव या नेतृत्व करता हूं, इस पर हमको चोट कर सकते हैं। तो उस डर को देख करके इस खलीफा ने दुनिया भर के में अपने दूत या मैसेंजर को भेजना शुरू किया और अपने समर्थन की बात करने लगा। किन देशों में भेजा? तो जो मुस्लिम देश थे उन देशों में भेजना शुरू कर दिया और वहां से समर्थन प्राप्त करना शुरुआत की। अधिकांश जो मुस्लिम देश थे इन्होंने इसको शुरुआत में समर्थन नहीं दिया। जब ये दूत पहुंचते हैं भारत में, जब भारत में पहुंचते हैं तब भारत के मुसलमानों ने इनको सहयोग देने का आश्वासन दिया। अब भारतीय मुसलमानों द्वारा इस खलीफा के समर्थन के लिए जो आंदोलन चलाया गया, अब सोचिए खलीफा रहे तुर्की ओटोमन साम्राज्य का है, ठीक है, बाद में अरब था, ठीक है, अब इंडोनेशिया समझ लें, ये सब अभी शुरुआत में
मुस्लिम देश होते हुए भी ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन भारतीय मुसलमान क्या कर रहे हैं, इस तुर्की के खलीफा का समर्थन करने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और यही आंदोलन भारत में खलीफा आंदोलन के नाम से शुरुआत होता है, हम कह सकते हैं खिलाफत आंदोलन के नाम से शुरुआत होता है, और धीरे धीरे इसका प्रभाव संपूर्ण विश्व में पड़ना शुरुआत होता है। तो ये हम देख रहे हैं खिलाफत आंदोलन 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो जा रहा है, 1919 की घटना है। तो 1919 में क्या हुआ, ये खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। और इसको शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है, तो दो मुस्लिम भाई रहते हैं, ठीक है, अली बंधु जो रहते हैं, ये लोग शुरुआत करते हैं। क्या क्या नाम रहता है इनका, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नाम रहता है मोहम्मद शौकत अली और क्या रहता है, मोहम्मद अली और यहाँ पर क्या नाम हो गया, शौकत अली। अब ये दोनों अली बंधु मिलकर के क्या करते हैं, इसका विरोध करना की शुरुआत करते हैं। ये घटना है 1919, ठीक है। इसके बाद ये लोग एक डेट डिसाइड करते हैं और 17 अक्टूबर 1919 को ये लोग खिलाफत दिवस के रूप में इसको प्रचारित करना क्या जाता है, यहाँ पर खिलाफत दिवस के रूप में प्रचारित करना शुरू करते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि रहते हैं, वो तुर्की भेजना शुरू करते हैं। दवाइयों की सप्लाई, डॉक्टरों की सप्लाई कहाँ करते हैं, तुर्की में भेजते हैं, ठीक है, ओटोमन साम्राज्य में भेजते हैं, ताकि जो भी युद्ध में घायल हुए हैं उनको क्या हो, इलाज किया सके। और इसके साथ ही साथ ये लोग ब्रिटिश सरकार, ये अच्छा ये लोग आंदोलन को शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर ये लोग आंदोलन के पीछे मेन मोटिव ये था कि ये लोग ब्रिटिश सरकार, क्योंकि ओटोमन साम्राज्य किसके खिलाफ लड़ा है, इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड कहाँ शासन कर रहा है, भारत में। तो इस भारत में अगर वो आंदोलन करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये फायदा होगा कि ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ेगा, ब्रिटिश सरकार विश्व स्तर पर जाकर के तुर्की के साथ रियायत बरतेगी। अभी आंदोलन की शुरुआत हो गई भारत में। अब भारतीय मुसलमानों ने किसके समर्थन देने के लिए, इस खलीफा को समर्थन देने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत कर। अब धीरे धीरे मुस्लिम वर्ग जुटा चला जा रहा है इस आंदोलन से, क्योंकि खलीफा की बात थी, धर्म का बात था। उधर भारतीय पॉलिटिक्स में गांधी जी की एंट्री हो गई। अब क्या हो रहा है, गांधी जी यहाँ पर भारतीय राजनीति में आ जाते हैं। उसी समय हम देखते हैं कि ये जलियांवाला बाग कांड हो जाता है। जलियांवाला बाग कांड होने के कारण गांधी जी को अपना जो सत्याग्रह सभा का आंदोलन था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन था, उसको रोकना पड़ता है। तब गांधी जी को ये लगता है कि हमको इन अंग्रेजों के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। न वो रॉलेट एक्ट वापस ले रहे हैं, न अपने किए हुए सुधारों को लागू कर रहे हैं, यहाँ तक कि जलियांवाला बाग कांड जैसी हिंसक घटनाओं को भी वो लोग क्या कर रहे हैं, कर दे रहे हैं। तब उन्होंने सोचा कि अगर इस आंदोलन को व्यापक रूप से हमको करना है, ब्रिटिश साम्राज्य को व्यापक रूप से प्रहार करना है, तो हमको इसमें किसकी सहायता चाहिए, हमको इसमें इन मुस्लिम वर्ग का सहायता चाहिए। तो इनका सहायता किसके जरूरी, अब सहायता इनका कैसे हो सकता है, इनका सहायता तभी हो सकता है जब ये डिमांड कर रहे हैं। ये लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि तुर्की के खलीफा जो है उनको बहाल किया जाए, ठीक है। अगर इनके डिमांड को हम क्या कर दें, समर्थन दे दें, ठीक है, ये खलीफाओं के इनके डिमांड को समर्थन दे दे। तुर्की में ये लोग कह रहे हैं कि ओटोमन साम्राज्य को फिर से पुनः बहाल किया जाए, जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं वहां पर क्या हो, उसको गैर मुसलमानों के सपुर्द न किया जाए। अगर हम इसको समर्थन दे रहे हैं, क्या होगा, ये हमारा आंदोलन मजबूत हो जाएगा। तब गांधी जी ने क्या किया, अपना समर्थन इनको दे दिया, इस खिलाफत आंदोलन को दे दिया, और यहां से खिलाफत आंदोलन और मजबूत। अब ये खिलाफत आंदोलन वाले ने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि एक मीटिंग बनाया जाए, ठीक है, एक कमेटी बनाया जाए। और वो क्या करते हैं, 23 नवंबर 1919 को एक कमेटी बनाई जाती है, जिसका नाम आता है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी। इसका सम्मेलन होता है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी।
ठीक है। अधिकांश किताब में देखेंगे कि भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता जो पहला हुआ था गांधी जी ने किया था, ऐसा नहीं है। पहला जो खिलाफत ये होता है, दिल्ली में ये सम्मेलन होता है, इसकी शुरुआत कब हो रही है? 23 नवंबर 1919 और इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो फजलुल हक नामक व्यक्ति करते हैं। फजलुल हक। इसके बाद जब गांधी जी सही उनको समर्थन देने की घोषणा कर देते हैं तो अगले दिन 24 नवंबर 1919 को गांधी जी इस बैठक में आते हैं और पूरा का पूरा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की सम्मेलन की अध्यक्षता किसको सौंप दी जाती है? अगले दिन गांधी जी को सौंप दी जाती है और कहा जाता है कि गांधी जी अब आप इस खिलाफत आंदोलन को हम लोग मिलकर क्या करेंगे? इन अंग्रेजों के खिलाफ इस आंदोलन को बढ़ाने की शुरुआत करेंगे। अब गांधी जी समर्थन मिल गया। गांधी जी क्या करते हैं? इस चर्चा इसकी करते हैं, कांग्रेस के अधिवेशनों में चर्चा करना शुरू करते हैं और अंत में जाकर के कांग्रेस के अधिवेशनों में इस पर मोहर लगता है और आगे ये घोषणा किया जाता है कि आगे चल करके हम लोग क्या करेंगे? इसको आगे और बृहद रूप जाएंगे। और जब हम लोग आगे जाते हैं हम देखते हैं कि जून 1920 में क्या कहते हैं, कांग्रेस का सम्मेलन होता है, इलाहाबाद का बैठक होता है और यहाँ पर निर्णय लिया जाता है कि गांधी जी के नेतृत्व में एक और आंदोलन चलेगा, क्योंकि ब्रिटिश भारत की बात नहीं मान रहे हैं। उसमें क्या किया जाएगा? अंग्रेजों को असहयोग दिया जाएगा, कोई समर्थन नहीं दिया जाएगा और यहाँ पर असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को एक करके अंग्रेजों के खिलाफ क्या हो जाता है? आंदोलन की शुरुआत होती है। अब बृहद रूप से ये सारा आंदोलन चलने लगता है पूरे भारत में। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलकर क्या होने लगे? अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरुआत किया। अब अंग्रेजों ने समझा कि अब तो मामला गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों लोग मिल गए हैं और किसी चीज का सहयोग नहीं कर रहे हैं। हम इनको गिरफ्तार करने जा रहे हैं, मान लीजिए लगान नहीं दे रहे हैं तो हम इससे कह रहे हैं कि कौन किसान लगान नहीं दिया है, तो ये लोग स्वेच्छा से कह दे रहे हैं कि हम लोग नहीं दिए हैं। तो अगर हम इनको गिरफ्तार कर रहे हैं तो ये लोग आराम से क्या कर रहे हैं? गिरफ्तारी दे रहे हैं। मतलब हमको पूरी तरह से हमको क्या कर रहे हैं? वो असहयोग कर रहे हैं। ठीक है, हमारे विदेशी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं, वकील लोग वकालत छोड़ दे रहे हैं, विद्यार्थी लोग स्कूल छोड़ दे रहे हैं। ये पूरा का पूरा आंदोलन चलता है। अब इस असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब इस तरह का आंदोलन चलता है। धीरे 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 हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने फिर वही अपनी कूटनीति चलाना शुरू किया और इस कूटनीति के फिर वही पुराना फूट डालो और राज करो। उसी समय कुछ घटनाएं घटती हैं जिसके कारण आपका असहयोग आंदोलन कमजोर होने लगता है और अंत में जाकर के आपका पूरा का पूरा आंदोलन बन जाता है। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? सबसे पहले कि असहयोग आंदोलन में उसी समय चौरी चौरा कांड हो जाता है। चौरी चौरा कांड में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर के पास अंग्रेजों की थोड़ा सा थाना था, उस पर आग लगा देते हैं। कुछ अंग्रेज भारतीय सिपाही मारे जाते हैं। इससे रुष्ट होकर के गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। अब इसके साथ तो खिलाफत आंदोलन बिल्कुल मजबूत था, लेकिन असहयोग आंदोलन बंद हो जाने के कारण क्या हो रहा है? खिलाफत आंदोलन कमजोर हो गया। उसी समय केरल के पास मोपला नामक जगह, मोपला में क्या होता है? एक दंगा हो जाता है किनके बीच? मुस्लिम और हिंदुओं के बीच। जब ये दंगा शुरुआत हो जाता है तो धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिमों के बीच दूरी बढ़ना शुरुआत होता है। उधर तुर्की का सिचुएशन देख रहे हैं। तुर्की में भी क्या हो रहा है? जो ओटोमन साम्राज्य का मेन सेंटर था, वहां पर भी क्या हो रहा है? वहां पर भी एक नया लीडर आता है, मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा ये पूरा एक लीडर बनकर के उभरता है। ये क्या करता है कि पूरा का पूरा जो ओटोमन साम्राज्य के जितने भी शासक थे उनको रिप्लेस कर देता है और वहां पर क्या करता है? खलीफा के पद को ही 23-24 के करीब जाकर के पूरा एक जो खलीफा का पद रहता है तो इसी को समाप्त कर देता है तुर्की का एक शासक। जब खलीफा का पद ही समाप्त हो गया तो आगे चल करके क्या होता है? पूरा का पूरा जो आंदोलन जो इस खलीफा के पावर को बचाने के लिए चला था तो पूरा का पूरा आंदोलन 1922 तक भारत में प्रभावित रहता है। ठीक है, और विश्व स्तर पर 1924 में जाकर के ये आंदोलन स्वतः ही, जब खलीफा का खत्म हो गया तो ये आंदोलन क्या हो गया? स्वतः। ये टोटल खिलाफत आंदोलन था जिसने भारत में मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक साथ लेकर के आंदोलन करने की शुरुआत की। लेकिन इस आंदोलन के अंत तक हम तक जाते हैं कि मुस्लिम और जो हिंदू हैं उनके बीच फिर से क्या होने लगता है? फिर से एक गहरी खाई बढ़ने की शुरुआत हुई।
तो अगले क्लास में हम लोग इस असहयोग आंदोलन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद।